हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो इस समय जो कि पीजीटी समाजशास्त्र का फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसमें हम 25-25 क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आज जो कि 50 से लेके 75 तक के क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कथन और कारण दिया गया है और आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन दिया हुआ है, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। और कारण दिया गया है कि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। या डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कैसे सही है। देखिए बताया जा रहा है कि जो कि पहले हिंदू विवाह क्या माना जाता था, संस्कार के रूप में माना जाता था, एक धार्मिक संस्कार होता है हिंदू विवाह, ठीक है। लेकिन अब इसे संविदा क्यों समझा जाता है, क्योंकि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। इस कारण हिंदू विवाह को अब जो है संविदा या कॉन्ट्रैक्ट भी समझा जाने लगा है। तो अब अगर बात करें कि हिंदू विवाह जो कि संस्कार समझा जाता था, इसमें क्या उद्देश्य बताए गए हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए हिंदू विवाह के अगर हम उद्देश्यों की बात करें, हिंदू विवाह के उद्देश्य, ठीक, हिंदू विवाह के उद्देश्य की बात करें तो ये भी पूछा जाता है। पहला होगा धर्म, दूसरा है प्रजा और तीसरा है रति, ठीक है। हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है, धर्म, प्रजा और रति। और ये किसने बताया, के.एम. कपाड़िया ने। हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताएं, एक धर्म, दूसरा प्रजा और तीसरा रति। ये सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू विवाह के उद्देश्य और पहले रति रख दिया, फिर प्रजा, फिर धर्म, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए। तो आप याद रखिएगा पहले धर्म होगा क्योंकि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार होता है। दूसरा प्रजा, प्रजा मतलब संतान का पालन, और रति मतलब यौन इच्छा। यौन इच्छा को सबसे लास्ट में रखा गया। पहले धर्म होगा, फिर प्रजा होगा, फिर रति होगा। और ये जो उद्देश्य किसने दिया, के.एम. कपाड़िया ने दिया है, ठीक है। अब अगर बात करें हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं, तो हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है ब्रह्मा विवाह, ठीक है। तो ये जो विवाह होता है, इस विवाह में कन्या का जो पिता है एक योग्य एवं चरित्रवान वर की खोज करता है, उसे घर पे आमंत्रित करता है और उसको अपनी कन्या जो होता है वो वस्तु और अलंकार से सुशोभित करके उसे दान में देता है। तो ब्रह्मा विवाह जो होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। दूसरा विवाह बात करेंगे दैव विवाह, दैव विवाह, ठीक। तो ये जो विवाह है दैव विवाह, इसमें क्या होता है, इसमें कन्या का जो पिता है एक यज्ञ करता है और उस यज्ञ को जो पुरोहित सही ढंग से करता है उसे अपनी बेटी क्या करता है, सौंप देता है। बेटी को अच्छे तरह से अलंकारों से सुसज्जित करके बेटी को उसे सौंप देता है। ये दैव विवाह जो कि इस समय अब प्रचलन में नहीं है। और तीसरा विवाह बात करेंगे आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। तो देखिए आर्ष विवाह जो रहेगा, इस विवाह में क्या होता है, पिता जो होता है वर को 1 गाय या 1 बैल या फिर 2 गाय और 2 बैल दे करके कन्या को का विवाह वर के साथ संपन्न कराता है। और ये जो विवाह था आर्ष विवाह जो है ये ऋषियों में महत्वपूर्ण माना जाता था, जो कि इस समय अभी प्रचलन में नहीं है। उसके बाद जो विवाह है प्रजापात्य विवाह, ठीक है, प्रजापाति विवाह। तो इस विवाह में कन्या और वर को एक यज्ञशाला में बैठा करके उन्हें धर्म सहित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया जाता था। और इस विवाह में जो पुरुष को है संतान उत्पन्न करने की प्राथमिकता दी जाती थी प्रजापाति विवाह में। तो इसमें कन्या और वर जो होते थे एक यज्ञशाला में बैठ करके और एक धर्म सहित जीवन व्यतीत करने का उपदेश देके उन्हें भेज दिया जाता था। और उसके बाद जो विवाह है जैसे असुर विवाह, असुर विवाह, तो इस विवाह को क्या बोला जाएगा, इस विवाह को, असुर विवाह को क्रय विवाह भी बोला जाता है और अवैध विवाह भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो विवाह होता है निम्न जातियों में होता है, उच्च जातियों में इसे नहीं माना जाता है। तो असुर विवाह को क्रय विवाह या अवैध विवाह भी बोला जाता है। ये निम्न जातियों में होता है, उच्च जातियों में इसे बहुत खराब समझा जाता है। उसके बाद कौन सा विवाह, गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह, ठीक है। तो गांधर्व विवाह जो है इसे क्या बोलेंगे, प्रेम विवाह बोलेंगे। और एक पुस्तक है कामसूत्र, इस विवाह में वात्स्यायन ने इसे आदर्श विवाह माना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गांधर्व विवाह को किसने
आदर्श विवाह माना है, तो वत्स्यायन ने माना है। किस पुस्तक में ये बात कही गई है? कामसूत्र नामक पुस्तक में कही गई है। उसके बाद विवाह की बात करें तो राक्षस विवाह, ये राक्षस विवाह, इसे क्षत्रिय विवाह भी कहा जाएगा। और ये जो होता है विवाह, ये अपहरण करके किया गया विवाह होता है। और सबसे खराब जो विवाह माना जाता है पैशाच विवाह, सबसे निम्न कोटि का अगर विवाह की बात करेंगे तो पैशाच विवाह होता है, इसे सबसे निम्न माना जाता है। इसमें क्या होता है, कोई सोई हुई लड़की या किसी नशे में कोई जो लड़की होती है उसे लड़का अगर दूषित कर देता है और उसके बाद उसे विवाह कर लेता है तो इसे पैशाच विवाह बोला जाता है। और इसे मनु ने जो है पापिष्ट या निकृष्ट विवाह कहा है, और जो कि सबसे खराब विवाह माना जाता है पैशाच विवाह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू विवाह के उद्देश्य जो कि धर्म, प्रजा और रति है। 8 प्रकार के विवाह के बारे में बात किया, ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बात की गई है कि संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन ए बड़ा आकार, ऑप्शन बी सदस्यों के बीच निश्चित संस्करण, ऑप्शन सी परंपराओं पर आधारित संरचना, या ऑप्शन डी सदस्यों का औपचारिक संबंध। तो यहाँ पे बात की जा रही है संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सदस्यों में औपचारिक संबंध। ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, जबकि बड़ा आकार संयुक्त परिवार की विशेषता है, सदस्यों के बीच निश्चित संस्करण संयुक्त परिवार की विशेषता है, परंपराओं पर आधारित संरचना होती है, और इसमें जो परिवार में कर्ता का जो मुख्य स्थान होता है, परिवार में कर्ता का जो स्थान होता है वो मुख्य होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक सामान्य भोजन का स्थान होता है, एक सामान्य निवास स्थान होता है, और सामान्य संपत्ति पे सभी का अधिकार होता है। तो ये सब जो है विशेषता किसकी होंगी? संयुक्त परिवार की होंगी। जबकि कौन सी विशेषता नहीं है? तो सदस्यों में औपचारिक संबंध, ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। अब आइए इसके बारे में, संयुक्त परिवार के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन्हीं के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे कि पूछा गया मिताक्षरा, ठीक है, ये मिताक्षरा क्या होता है? पहली बात तो मिताक्षरा जो है इसमें संयुक्त परिवार की सविस्तृत व्याख्या की गई है, ठीक है। मिताक्षरा में संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया कि कैसा होता है संयुक्त परिवार, और इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया विज्ञानेश्वर ने, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया? विज्ञानेश्वर ने किया। और ये जो मिताक्षरा है ये पश्चिम बंगाल और असम छोड़कर संपूर्ण भारत में मिताक्षरा को लागू किया जाता है। और ये एक प्रकार का मिताक्षरा जो है इसमें संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है, और ये पश्चिम बंगाल और असम में नहीं पाया जाता। अब मिताक्षरा में क्या कहा गया है? तो देखिए, मिताक्षरा में जो संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताई गई उसमें बोला गया है कि पुत्र जो होगा वो जन्म से ही पिता की संपत्ति का अधिकारी होगा, लेकिन पिता के जीवित रहते वो अपने हिस्से की कभी मांग नहीं कर सकता है। इसमें मिताक्षरा में बताया गया था कि स्त्रियों को संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता है। और बात की गई थी अगर पिता जो है उसका कोई अगर पुत्र, नाती या परपौत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति भाइयों में बंट जाएगी। तो एक तरह से पितृसत्तात्मक चीज़ें जो थी वो मिताक्षरा में, विज्ञानेश्वर में कही गई थी कि संयुक्त परिवार में पिता, पुत्र या परपौत्र इन सब का अधिकार रहेगा, और पिता के जीवित रहते हम अभी संपत्ति को नहीं मांग सकता है पुत्र, ये बात किया गया था। और दूसरी बात की पूछा जाता है दाय भाग क्या होता है, ठीक है। दाय भाग, तो इसका जो प्रतिपादन किया, इसका प्रतिपादन किया जीत मूतवाहन ने, ठीक है। जीत मूतवाहन ने इसका प्रतिपादन किया। और इसमें जो बात किया गया, इसमें पश्चिम बंगाल और असम, ये पश्चिम बंगाल और असम में लागू होता है। जो दाएं भाग में संयुक्त परिवार की विशेषता बताई गई ये कहाँ लागू होंगी? पश्चिम बंगाल और असम में लागू होंगी। जबकि जो मिताक्षरा में बताई गई थी वो पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो रही थी, और दाएं भाग पश्चिम बंगाल और असम में लागू होंगे। इसमें बात किया गया था कि पिता के मरने के बाद पुत्र संपत्ति का बंटवारे की मांग कर सकता है, लेकिन इसमें पिता के अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री भी संपत्ति का अधिकार होती है, मतलब इसमें स्त्रियों को भी उत्तराधिकारी माना गया था। तो दाएं भाग में स्त्रियों को भी उत्तराधिकारी माना गया था, मिताक्षरा में केवल पुत्र को उत्तराधिकारी माना गया था, या फिर वो संपत्ति भाई को मिल जाती थी। लेकिन इसमें जो होता है दाएं भाग में, इसमें पत्नी को भी मिल जाती है और पुत्री को भी मिल जाता था, जो कि अब संपत्ति जो थी वो पुत्री और पत्नी दोनों को मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन
ये जो दाई भाग और मिताक्षरा के बारे में जो भी बताया गया था, ये 1956 में जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया, ठीक है, 1956 में आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये जब आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो इसमें ये बात किया गया कि ये जो दाय भाग और मिताक्षरा में जो बातें की गई थी, इन सबको हटा करके, भेदभाव को हटा करके एक जैसी व्यवस्था लागू कर दी गई और पुरुष तथा स्त्री को समान संपत्ति का अधिकारी बना दिया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी चित्रकार या ऑप्शन डी अधिकारी। तो कौन सी इसमें भूमिका होगी जो स्वतंत्र रूप से परिभाषित की गई है, वो आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी चित्रकार। तो चित्रकार को स्वतंत्र भूमिका के रूप में लिया जाएगा, जबकि पिता, अध्यापक और अधिकारी इन सब की भूमिका स्वतंत्र नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पिता की जो भूमिका होती है वो कई चीज़ों से बंधी होती है, जैसे बच्चों का लालन पोषण करना। वहीं अध्यापक का भी जो भूमिका होगी वो भी बंधी हुई होगी, वो स्वतंत्र नहीं होगी, क्योंकि इसमें अध्यापक से ये आशा की जाती है कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके स्टूडेंट तक के पहुँचे, उसे अच्छी तरह से समझे। ठीक है, तो उनका ये कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं अधिकारी की भी भूमिकाएं बंधी होंगी, जबकि चित्रकार जो होता है इसकी जो भूमिका होगी ये बंधी हुई नहीं होगी, क्योंकि तो चित्रकार जो होता है वो अपनी चित्रकारी अपने हिसाब से कर सकता है, ये कोई बंधी हुई भूमिका नहीं कही जाएगी। तो यहाँ पे स्वतंत्र भूमिका की बात की गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रकार। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो समाजी जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत किसका है? ऑप्शन ए कूले का, ऑप्शन बी डेविस का, ऑप्शन सी मैकाइवर का या ऑप्शन डी जॉनसन का। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी डेविस ने बताया है कि समुदाय जो होता है वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो समाजी जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। तो डेविस ने लघुत्तम क्षेत्रीय समूह की बात किया है और जो बताया कि सभी समाजी जीवन को वो अपने में अंगीकार कर लेता है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, किसने बोला है? डेविस ने बोला है। और डेविस ने जो अगर बात की जाए कि समुदाय कितने प्रकार के बताए हैं, तो डेविस ने समुदाय बताए हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से डेविस ने समुदाय बताए हैं 4 प्रकार के? एक बताया है आदिम समुदाय, दूसरा बताया है सभ्य समुदाय, तीसरा बताया है ग्रामीण समुदाय और चौथा बताया है नगरीय समुदाय। ठीक है, नगरीय समुदाय के प्रकार बताए हैं आदिम, सभ्य, ग्रामीण और नगरीय समुदाय। अब अगर बात करें कि ग्रामीण समुदाय के बारे में इन्होंने क्या बताया, तो जो ग्रामीण समुदाय है इन्हें इन्होंने प्राथमिक समूह वाला समुदाय बोला है। ठीक है, और नगरीयों को क्या बोला है? द्वितीयक समूह वाला समुदाय बोला है। और इन्होंने ग्रामीण के बारे में बोला है कि ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय होगा जो कि कृषि प्रधान होगा और जिस पर अभी तक के मशीन या उद्योगों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा हो। ठीक है, किंग्सले डेविस ने ग्रामीण समुदाय के बारे में बोला है कि ऐसा समुदाय जो कि कृषि प्रधान होगा और जिस पर अभी तक मशीन या उद्योगों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा होगा, वो ग्रामीण समुदाय होगा। ये डेफिनेशन किंग्सले डेविस ने दिया है ग्रामीण समुदाय। वहीं नगरीय समुदाय की बात की जाए, जिसे द्वितीयक समूह इन्होंने बोला है, और नगरीय समुदाय की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? एक दिया है सिद्धांत अतिरिक्त उत्पादन। ठीक है, अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया है? किंग्सले डेविस ने दिया है। किसके संबंध में? नगरीय समुदाय की उत्पत्ति के संबंध में दिया है। और इसमें इन्होंने बताया कि भारत में नगरों का जो इतिहास है वो 8000 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। यही अतिरिक्त उत्पादन के सिद्धांत में इन्होंने बताया। और इन्होंने नगरीय समुदाय की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो 8 विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, नगरीय समुदाय की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 8। इसको जो हम बोलते हैं उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे एक फ्रेंड्स ने हमें कमेंट किया था कि मैम आप बहुत जल्दी पढ़ाते हैं। देखिए, अगर बहुत स्लो पढ़ाएंगे हम तो आपका इतना समझा पाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो आप चाहें तो पॉज कर करके हर चीज़ों को सुन के लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम धीरे करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कम समय में ज़्यादा कुछ आपको बता दें, इसलिए थोड़ा सा आप चाहें तो पॉज कर करके लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं 54 क्वेश्चन। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार करने की आवश्यकता होती है? 1 अनुकूलन, 2 सामाजिक क्रिया, 3 एकीकरण, 4 समाजीकरण,
5 लक्ष्य प्राप्ति या 6 प्रतिरूप अनुरक्षा। तो कूट दिए गए, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। ए दिया गया है 1, 2, 3 एवं 4। तो बी दिया गया है ऑप्शन 2, 4, 5 तथा 6। सी दिया गया है 1, 3, 5 तथा 6 और डी दिया गया है 1, 2, 4 एवं 5। तो बताइए कौन सा जो पार्षद ने सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए प्रकार्य बताए हैं। तो देखिए पहले इसे देख लीजिए। पहला होगा अनुकूलन, ठीक है, उसके बाद होगा लक्ष्य प्राप्ति, फिर होगा एकीकरण और फिर होगा प्रतिरूप अनुरक्षा। ठीक, तो ये 1, 3, 5 और 6 जिसमें है वो इसका आंसर है। तो किस चीज़ में है 1, 3, 5 और 6, यहाँ ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर समझना चाहें कि क्या होता है तो देखिए पार्षद ने जो है इस सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात किया है और उन्होंने बताया है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। मतलब इन आवश्यकताओं को पूरा करके ही सामाजिक व्यवस्था को बनाया जा सकता है। पहला क्या बताइए, अनुकूलन बताया है। पहला क्या बताया है, अनुकूलन। अनुकूलन, ठीक है, पहला अनुकूलन बताया है। इसमें इन्होंने बात किया है कि अनुकूलन जो होता है ये वो चीज़ होता है जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, अनुकूलन क्या होगा, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उनके बीच में अनुकूलन स्थापित करेगा और इसे अर्थतंत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, आर्थिक संज्ञा जो दिया है अनुकूलन को दिया है। दूसरी बात क्या है, लक्ष्य प्राप्त पूर्ति। ठीक, लक्ष्य पूर्ति। तो लक्ष्य पूर्ति में इन्होंने बात किया है कि जब समाज व्यवस्था में कुछ लक्ष्य होते हैं, ठीक है, और साधन को लक्ष्यों की पूर्ति में लगाना तभी संभव होगा जब हम शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। तो शक्ति के प्रयोग के द्वारा, साधन के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति करना, तभी हम व्यवस्था को बना के रख पाएंगे। ये किसने, पार्षद ने बोला है। और इस व्यवस्था को इन्होंने किससे लिया है, राजतंत्र से, क्योंकि राजतंत्र में क्या होती है, शक्ति होती है और शक्ति फिर साधनों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। तो शक्ति के द्वारा ही साधन और साधन से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इस आधार पर इन्होंने राजतंत्र लिया लक्ष्य पूर्ति में। और तीसरा इन्होंने लिया सामाजिक व्यवस्था में कि एकीकरण। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, पूछा गया है। तो एकीकरण जो रहेगा इसमें क्या होगा, समाज के अनेक उपव्यवस्थाएं होंगी, जैसे कि अर्थव्यवस्था भी होता है, राजनीतिक व्यवस्था भी होगा, शैक्षणिक व्यवस्था होगा, सैन्य व्यवस्था होगा। तो इन सभी व्यवस्थाओं में जब एकीकरण किया जाता है तो क्या होता है, समाज में एक व्यवस्था कायम रहता है। तो एकीकरण का मतलब सभी चीज़ों को समेट के रखना और एक व्यवस्था बना के रखना। तो एकीकरण को इसके अंतर्गत लिया है। और चौथा बात किया है, प्रतिमान अनुरक्षण। ठीक, प्रतिमान अनुरक्षण या इसे बोलेंगे यथास्थिति भी। तो समाज की व्यवस्था गतिमान रहती है, ठीक है, और इसमें किसी तरह का तनाव या विचलन ना हो, इस चीज़ पर नियंत्रण रखना प्रतिमान अनुरक्षण या यथास्थिति माना जाता है। तो समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुकूलन होना, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान अनुरक्षण का होना अति आवश्यक होता है, तभी सामाजिक व्यवस्था बन पाएगी। और ये प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। किसने बताया है, टॉलकॉट पार्सन ने बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। ऑप्शन बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। ऑप्शन सी, समिति व्यक्ति का वह समूह है जो सामान्य उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। या ऑप्शन डी, समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे बताइए कौन समिति की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं है, ये गलत है क्योंकि समिति का संबंध व्यक्तियों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखकर हम इसको बता सकते हैं कि ये गलत है। बाकी समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है, ये सही है। समिति व्यक्ति का वह समूह होता है जो सामान्य उद्देश्यों पर आधारित होता है, ये भी सही है। समिति सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी समान नियमों पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो अब कुछ चीज़ें जैसे समझते हैं समिति के बारे में। तो देखिए समिति, अगर बात किया जाए सबसे पहले समिति को क्या क्या बोलते हैं, तो परिषद भी बोलेंगे। ठीक है, परिषद, समिति को परिषद भी बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कमिटी बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कमिटी बोलेंगे। समिति या परिषद या कमेटी। और इस अवधारणा का विकास किस किसने किया, तो टॉनिस ने किया। ठीक है, टॉनिस, मैक्स वेबर और
मैकाइवर, इन सब ने समिति के विकास में योगदान दिया है। तथा समिति के अगर निर्माण की बात की जाए, ठीक है, समिति के अगर निर्माण की बात की जाए कि कैसे निर्माण होता है समिति का, तो सबसे पहले बात की जाती है, ये जो होता है ये व्यक्तियों का एक समूह होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, व्यक्तियों का समूह होता है ये। और दूसरी इसमें बात की जाएगी तो ये संगठित होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह है, और दूसरा क्या हो, संगठित हो। और तीसरा इसमें बात किया गया है एक सामान्य उद्देश्य हो, ठीक है, सामान्य उद्देश्य। तो एक सामान्य उद्देश्य हो, संगठित हो, व्यक्तियों का समूह है, ये क्या होगा, ये समिति होगा। जैसे बात करें समिति में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, जैसे परिवार, ये भी व्यक्तियों का एक समूह होता है, संगठित होता है, इसमें सामान्य नियम होते हैं। दूसरा मजदूर संघ, मजदूर संघ, संगीत क्लब, ये सब क्या है, ये व्यक्तियों का एक समूह भी है और दूसरा संगठित भी है और तीसरा इनके सामान्य उद्देश्य हैं। तो ये सब इसके उदाहरण होंगे समिति के। तो समिति जिसे परिषद, कमेटी बोलते हैं, टॉनिज, मैक्स वेबर और मैकाइवर पेज ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। तथा समिति के निर्माण के लिए व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, वो संगठित होनी चाहिए, सामान्य उद्देश्य होने चाहिए, जैसे परिवार हो गया, मजदूर हो गया और संगीत क्लब हो गए। ये सब क्या होगा, ये समिति के उदाहरण होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जाति को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन ए बाहरी जाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी दलित जाति या ऑप्शन डी अछूत जाति। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, तो हट्टन ने अस्पृश्य जाति को बाहरी जाति के रूप में माना है, ठीक है। तो हट्टन ने अस्पृश्य जाति को क्या बोला है, बाहरी जाति, या फिर इसे बोलते हैं बहिष्कृत, ठीक है, बहिष्कृत जाति, बहिष्कृत जाति या फिर बाहरी जाति किसने बोला है, हट्टन ने बोला। किसे, अस्पृश्य जाति को बोला है। वहीं अगर बात की जाए ठक्कर बापा तथा जयपाल सिंह, ठीक है, ठक्कर बापा तथा जयपाल सिंह ने इन्हें क्या बोला है, अस्पृश्य जाति को आदिवासी बोला है, आदिवासी बोला है, ठीक है। और उसके अलावा अगर एल्विन ने, जो बेरियल एल्विन है, इन्होंने क्या बोला है अस्पृश्य जाति को, तो इन्होंने बोला है आदिम जाति, आदिम जाति। और वहीं घुरिये ने इन्हें क्या बोला है, घुरिये ने बोला है इन्हें पिछड़े हिंदू, ठीक, पिछड़े हिंदू। तो हट्टन ने बहिष्कृत जाति या बाहरी जाति बोला है अस्पृश्य जाति को, ठक्कर बापा और जयपाल सिंह ने आदिवासी बोला है, एल्विन ने आदिम जाति बोला है, घुरिये ने पिछड़े हिंदू ने बोला है। तो इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डालते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी अनुच्छेद 335 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 जो होता है वो लोकसभा में SC ST को सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर क्या देता है, आरक्षण देता है, ठीक है। वहीं अगर अनुच्छेद 332 की बात की जाए क्या है, तो ये राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा, ठीक, इसमें आरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 335 जो होता है ये आरक्षण किस किस को देगा, SC ST OBC को, किसमें, नौकरी में, ठीक है, नौकरी में जो आरक्षण की बात की जाएगी अनुच्छेद 335 में किया जाएगा। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 338 क्या होता है, तो अनुच्छेद 338 जो होता है ये SC ST के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है और इसे विशेष अधिकारी आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। किसे, विशेष अधिकारी आयुक्त अब बोला जाता है, अधिकारी आयुक्त, जो SC ST के लिए जांच के लिए होता है, अनुच्छेद 338, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो कि आरक्षण की जो ये बात की जा रही है SC ST आरक्षण वाली, ये सन 2020 में समाप्त हो रहा था, ठीक है, सन 2020 में समाप्त हो रहा था, जिसे कितने 10 सालों के लिए, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है आरक्षण। और कितना कर दिया गया, 2030 तक के कर दिया गया। और किस अनुच्छेद द्वारा बढ़ाया गया, अनुच्छेद
334A। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 334A क्या है। तो इसके तहत आरक्षण जो कि सन 2020 में खत्म हो रहा था उसे 10 वर्ष के लिए SC ST के लिए बढ़ाया गया 2030 तक के। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 334A के तहत। आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नांकित में से किसे महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन ए जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार पर। ऑप्शन बी सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार पर। ऑप्शन सी जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनैतिक आधार पर। या ऑप्शन डी सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार पर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार पर मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों का चयन किया है। तो अब आइए जानते हैं कि मंडल आयोग क्या होता है। तो देखिए मंडल आयोग, तो इसके लिए अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 340 के तहत। और 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर आयोग की स्थापना की गई, जिन्होंने रिपोर्ट कब दी? 1955 दी। और इसमें कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे। और इसमें किस चीज़ की सिफारिश की गई थी? सामाजिक व शैक्षिक आधार पर पिछड़ी जाति की पहचान के लिए, जो कि अस्वीकार कर दिए गए। फिर 20 सितंबर 1978 को कौन सा आयोग आया? मंडल आयोग, जो कि क्वेश्चन में बात की गई है। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1980 में दी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नाम पूछा जाता है तो बीपी मंडल, मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और जो बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इसमें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की मांग की गई थी, जो कि स्वीकार कर ली गई थी 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा। और इंदिरा साहनी केस के आधार पर इसे सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की जो मांग की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया था। और अगर बात किया जाए पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक निकाय के रूप में कब गठन किया गया, तो 14 अगस्त 1993 को किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं में सुधार करना। तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो RN प्रसाद थे इसके प्रथम अध्यक्ष। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया? तो 102 संविधान संशोधन, जो कि सन 2018 में किया गया। और कितना, कौन सा विधेयक था? 123वां विधेयक था। और भाग किस में शामिल किया गया? भाग 16 में। तथा अनुच्छेद 338B में इसे शामिल किया गया। किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके बाद उसे भाग 16 अनुच्छेद 338B में शामिल किया गया है। आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है? ऑप्शन ए 340(1), ऑप्शन बी 341, ऑप्शन सी 342 या ऑप्शन डी 365(4). तो किसमें ये बात की गई है कि राष्ट्रपति जो होगा वो सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करेगा। तो ये बात की गई है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 340(1) में बात की गई है कि आयोग की नियुक्ति करेगा। वहीं अगर बात की जाए अनुच्छेद 341 क्या है, तो ये जो है ये SC जाति का राष्ट्रपति निर्धारण करेगा कि कौन कौन सी SC जाति होगी, वो अनुच्छेद 341 में। वहीं अनुच्छेद 342 जो है ये ST जाति का निर्धारण करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। कौन कौन सी ST जाति होंगी, इसका निर्धारण अनुच्छेद 342 में। और अनुच्छेद 341 SC जाति का निर्धारण राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 340 क्या है? ये राष्ट्रपति सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा, इसकी बात की गई है, जो कि अभी हमने ऊपर आपको पढ़ाया भी है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नांकित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध होता है। ऑप्शन बी, सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन सी, इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है। या ऑप्शन डी, जातियों की पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ाने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता भी बढ़ी है। तो कौन सा इसमें सही कथन है, इसकी बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो सही कथन है ऑप्शन ए, स्त्री शिक्षा और स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच में एक सकारात्मक सहसंबंध होता है। क्यों? क्योंकि स्त्री की शिक्षा जब होगी तो उनकी परिस्थिति में भी सुधार होगा। तो ये दोनों के बीच में एक सकारात्मक सहसंबंध होता है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना 1982 दिया जा रहा है, ये गलत है। 1992 सही है। यही कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। तो अब आइए जान लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात की जाए
तो इसका जो गठन किया गया 31 जनवरी 1992 को किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1990 अधिनियम के तहत और धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का 31 जनवरी 1992 को। और ये जो एक सांविधिक, वैधानिक या विधिक व सलाहकारी निकाय है और किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं को संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना, ये सब राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य था। बात किया जाए जो पहला महिला आयोग बना था उसकी अध्यक्ष कौन थी? तो उसकी अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। ठीक, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा है। तो पहली जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी कौन थी? जयंती पटनायक थी। वहीं ममता शर्मा ये जो थी ये सन 2014 तक के रही, छठी। और अगर इस समय वर्तमान में बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ललिता कुमार मंगलम। ठीक है, ये हैं। तो पहली जयंती पटनायक, छठी जो कि सन 2014 तक ममता शर्मा थी, और अब वर्तमान में ललिता कुमार मंगलम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रखैल परंपरा, ऑप्शन बी देवांगना परंपरा, ऑप्शन सी देवदासी परंपरा या ऑप्शन डी नियोग परंपरा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी देवदासी परंपरा। तो देवदासी जो परंपरा थी ये धार्मिक विश्वासों के आधार पर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करती थी। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती थी? ये दक्षिण भारत में विशेषकर ये पाई जाती थी, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। ठीक है, दक्षिण भारत में विशेषकर रूप से ये कर्नाटक में पाई जाती थी, कर्नाटक में, जो कि अब इस समय नहीं पाई जाती है। लेकिन देवदासी प्रथा जो कि धार्मिक विश्वासों पर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देती थी, इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत में कर्नाटक में विशेष रूप से ये पाई जाती थी। आइए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है। ऑप्शन ए प्रांतीयता, ऑप्शन बी अलगाववाद, ऑप्शन सी समुदाय का विकास या ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी समुदाय का विकास। तो देखिए समुदाय का विकास जो होता है वो क्षेत्रवाद में अंतर्निहित होगा। क्षेत्रवाद मतलब जैसे समुदाय मतलब एक गांव, तो गांव क्या होगा? गांव का जब विकास होगा तो वो क्षेत्रीयवाद का मतलब क्षेत्र का विकास हो रहा है ना, तो क्षेत्रवाद का विकास में अंतर्निहित क्या होता है? समुदाय का विकास होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और गांव, ऑप्शन बी सामाजिक गतिशीलता, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ, ऑप्शन सी संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास, खुला स्त्रीकरण या ऑप्शन डी बंद स्त्रीकरण, पुरुषार्थ या संयुक्त परिवार। तो कौन सा समूह है जो सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी बंद स्त्रीकरण, पुरुषार्थ और संयुक्त परिवार। ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है। उसके अलावा वर्ण व्यवस्था भी करेगा, गांव की पंचायत भी करेगी, आश्रम व्यवस्था भी करेगा, पुनर्जन्म भी करेगा और संयुक्त परिवार, ये सब भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आपको सही एक चुनना था, तो ऑप्शन डी सही है, बंद स्त्रीकरण होता है, पुरुषार्थ और संयुक्त परिवार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।